एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे कैसे मानव का विकास प्रारंभ होता है, कैसे कैसे मानव खोज करते हुए आगे बढ़ते जाता है और अपना जो विकास है वो करते चलता है। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मानव की पाषाण से, पत्थरों से औजार बना करके अपना जीवन यापन करता था। तो इस प्रकार से हम देखते चलेंगे कैसे प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रागैतिहासिक काल को और समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरा वीडियो देखें और समझें ताकि आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो छूट ना पाए, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल के रूप में बांटा गया है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड, 3 प्रकार से हिस्ट्री को लेखन के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, लेकिन वो पाषाण से औजार बना करके अपना कार्य करते थे, इसलिए उसको पाषाण काल भी कहा जाता है। इसे स्टोन एज भी कहा जाता है क्योंकि इसमें स्टोन का ही उपयोग सबसे ज़्यादा था। दूसरा आता है आद्य ऐतिहासिक काल। हिस्टोरिकल पीरियड और प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बीच के भाग को प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहा जाता है। मतलब इसमें लेखन कार्य तो हुआ था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, अपठनीय है। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम जानते हैं साक्ष्यों के रूप में, लेकिन उसका जो भी लेखन अभिलेख हमें प्राप्त हुआ है उन सभी को पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसलिए ये आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। अब आते हैं हिस्टोरिकल पीरियड, जो पढ़ा जा सकने वाला पीरियड था, जो पठनीय लेखन का समय था। ये वैदिक काल से प्रारंभ होता है क्योंकि वैदिक काल में लेखन कार्य तो प्रारंभ था ही, साथ में पढ़ा भी जा सकने वाला ऐसा राइटिंग किया गया था जो अभी के समय में लोग उसे पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और फिर हिस्टोरिकल पीरियड। 3 प्रकार से हम अपने इतिहास को जानते हैं जो हमारे अतीत के बारे में बताते हैं, हमारे मानव के विकास के बारे में बताते हैं। कैसे कैसे मानव ने जन्म तो लिया था लेकिन मानव ने अपना विकास कैसे प्रारंभ किया वो हमें यहाँ से प्राप्त होता है। इसलिए इसे पढ़ना अत्यंत आवश्यक हो जाता है क्योंकि हमें हमारे अतीत की भी जानकारी होना जरूरी है। तो आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अपने टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। तो एविडेंस क्या प्राप्त हुआ है, साक्ष्य क्या मिले हैं। तो ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, ज्ञानी मानव का इस धरती पर प्रवेश, होमो सेपियंस जिसे कहते हैं, जो अभी वर्तमान में हम ज्ञानी मानव के रूप में देखते हैं, तो 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। भारत का प्राचीनतम मानवावकपी श्वेत गिबन है जो असम में है। ओल्डेस्ट ह्यूमन एप, भारत में मनुष्य का प्रथम प्रमाण जो है नर्मदा घाटी है। ठीक है, प्रथम प्रमाण नर्मदा घाटी। रॉबर्ट ब्रूस फूट भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज करते हैं और पूरा पाषाण काल औजार में पत्थर, स्टोन की वो खोज करते हैं, औजारों की खोज करते हैं स्टोन से बने हुए। और उनका नाम क्या है? रॉबर्ट
ब्रूस फूट, ये क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए ये नाम को ध्यान में रखना है। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज करते हैं। प्रथम पुरापाषाण कलाकृति पल्लवरम में प्राप्त होती है, तमिलनाडु में है पल्लवरम। तो ये भी ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। भारत का प्राचीनतम नगर, ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया क्या है? मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये साक्ष्य हमें मिले थे एविडेंस के रूप में। अभी आते हैं प्रागैतिहासिक काल के ऊपर, प्री हिस्टोरिक पीरियड, जो पाषाण काल है। पाषाण काल को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक एज और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज के रूप में हम जानते हैं पाषाण काल को। ठीक है, पूरा पाषाण काल में मानव आखेटक संग्राहक हुआ करता था, घूम घूम करके अपना जीवन यापन करना, आखेटक के रूप में ये मानव का कार्य हुआ करता था पूरा पाषाण काल में। इस समय आग का आविष्कार हो गया था। जानवरों से बचने के लिए उस समय मानव आग का आविष्कार कर चुके थे। पत्थरों को रगड़ करके वो आग उत्पन्न करते थे। अब मध्य पाषाण काल आता है और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में क्या आविष्कार हुआ था? पहिए का आविष्कार हो चुका था, कृषि का आविष्कार हो चुका था, स्थायी निवास, पशुपालन हो चुका था। लेकिन कृषि का आविष्कार कैसे हुआ था? उस समय औजार का निर्माण पाषाण से ही होता था, पत्थरों से ही वो कार्य किया करते थे। ऐसा बोल दिया जाता है बहुत सारे लोगों को कि तुम्हारे भाग्य में तो पत्थर ही लिखे हैं, तुम्हारा क्या होगा? लेकिन यही पत्थर उस समय के लिए बहुत उपयोगी साबित होता था इन मानवों के लिए, कि वो मानव इन्हीं पत्थरों से औजार बनाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, कृषि भी कर लिया करते थे, पहिए का आविष्कार भी इन्हीं पाषाण से वो कर लिया करते थे। तो इस प्रकार से हमने देखा पाषाण काल को, स्टोन एज, कृषि और औजार को हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टोन एज को हम पूरा डिटेल में हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो कृषि और औजार के रूप में हम देखेंगे क्या क्या हुआ था नवपाषाण काल में। आविष्कार हुआ था नवपाषाण काल में। क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है कि कृषि और औजार का प्रयोग कब हुआ था? नवपाषाण काल में, ये ध्यान में रखना है। तांबे का औजार इस समय प्रयोग में लाया गया, कुल्हाड़ी के रूप में ये बनाए, तांबे का प्रयोग करना प्रारंभ किए। प्रथम फसल जो था गेहूं और जौ। साक्ष्य मिलता है, कुल्हाड़ी का साक्ष्य जो मिलता है अतिरंपकम में मिलता है। ये प्रथम औजार हुआ करता था। तांबे का कुल्हाड़ी जो है वो सबसे प्रथम औजार हुआ करता था। ये अतिरंपकम तमिलनाडु में मिला है, इसका साक्ष्य कुल्हाड़ी का। तो ये ध्यान में रखना है, सबसे पहला औजार कौन सा मिला है? तो कुल्हाड़ी। कहाँ? अतिरंपकम, तमिलनाडु के अंतर्गत अतिरंपकम एक जगह है जहाँ पे कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है। प्रथम फसल वो क्या किए थे? गेहूं और जौ का उत्पादन उन्होंने किया था कृषि के रूप में। साक्ष्य है मेहरगढ़, ये ध्यान में रखना है। साक्ष्य कहाँ से मिलता है? मेहरगढ़, पश्चिमी बलूचिस्तान में। ठीक है, पश्चिमी बलूचिस्तान जो पाकिस्तान के अंतर्गत है। अन्य फसल जो है चावल, साक्ष्य कहाँ मिलता है? कोल्डिहवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। चावल का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो कोल्डिहवा से, उत्तर प्रदेश में है कोल्डिहवा, यहाँ से प्राप्त होता है। गेहूं और जौ का जो साक्ष्य वो है वो कहाँ से मिलता है? जो कृषि की गई थी सबसे पहली बार, तो किसका उत्पादन सबसे पहले किया गया था? तो गेहूं और जौ का उत्पादन किया गया था। कहाँ पे? मेहरगढ़ में, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में है। ठीक है, अन्य फसल के रूप में चावल को भी साक्ष्य के रूप में पाया गया है, वो कोल्डिहवा में पाया गया उत्तर प्रदेश में।
यूपी के अंतर्गत कोल्डिहवा है, वहां से हमें प्राप्त हुआ है। अभी आगे देखेंगे तो बर्तनों के आधार पर प्राचीन संस्कृतियां पूर्व हड़प्पा स्थल के रूप में हम देखेंगे। तो संस्कृति जो है वो देखेंगे, और संस्कृति के अंतर्गत जो बर्तन या विशेष हमें मिला है वो क्या है वो हम देखेंगे। तो मालवा संस्कृति, मालवा संस्कृति में काला तथा लाल मृदभांड के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम जो एक जगह है, बुर्जहोम, वहाँ पे धूसर मृदभांड पाया गया। जोखे में लाल मृदभांड, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, काला एवं लाल मृदभांड कहाँ पाया गया? मालवा संस्कृति में। धूसर मृदभांड बुर्जहोम में, लाल मृदभांड जोखे में, और दक्षिणी नवपाषाण में चमकीला धूसर मृदभांड के रूप में पाया गया। पूर्वी नवपाषाण में भूरा लाल मृदभांड, और जोरवे संस्कृति ताम्र पाषाण संस्कृति थी। इनाम गांव नामक बस्ती के अंतर्गत ये देखा गया जोरवे संस्कृति, जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान में रखना है। जोरवे संस्कृति के बारे में बराबर पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ये ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति थी। इनाम गांव नामक बस्ती में इसके बारे में पता चला है। तो आगे हम देखेंगे, आगे में नोट के रूप में है कि भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ये बहुत ही शॉर्ट में हमने आपको बताने का कोशिश किया है। कौन कौन से सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे वो हमने आपको बताया, और मैं समझती हूँ कि आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे कैसे शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल की, और कौन कौन सा पीरियड है, उन पीरियड्स को भी ध्यान में रखना है। और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है तो कुछ जो साक्ष्य हैं, जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। इससे रिलेटेड हमने एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो कौन से हैं, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसको आप देख लें। तो प्राचीनतम पत्थर के औजार किस काल से संबंधित हैं? पूरा पाषाण काल। ठीक है, प्राचीनतम पत्थर के औजार किस काल से संबंधित है? पूरा पाषाण काल। नवपाषाण काल में प्रमुख परिवर्तन क्या था? खेती की शुरुआत। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जिसको आपको बनाना है, और लगातार आप प्रैक्टिस करते रहें तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के रूप में आपके लिए हमने दे रखा है कि मेंस में भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड, तो उसको भी आपको बनाना है। तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन में औजारों और बर्तनों से क्या जानकारी मिलती है? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। दूसरा है, पाषाण युग को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में क्यों विभाजित किया गया है? इनके प्रमुख लक्षणों की तुलना कीजिए। क्यों विभाजित किया गया ये हमने आपको बताया है, उसको आप नोट डाउन करेंगे। भारत में नवपाषाणकालीन स्थलों के प्रमुख साक्ष्य कौन कौन से हैं? कृषि और पशुपालन की शुरुआत पर प्रकाश डालिए। ये भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर प्राचीन भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसको आप लिखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि बार बार चक्रव्यूह में फंसने से अच्छा है कि आप एक बार में कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने का प्रयास करें। और अगर आप जी जान से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम समझते हैं कि आप ज़रूर क्लियर करते हैं, ज़रूर सक्सेस हासिल करते हैं। तो इसलिए आप फंसते ना रहें ताकि समय बर्बाद होता चले। बहुत सारे लोग डे बाय डे बस महीनों सालों लगे रहते हैं एक ही चीज़ में, तो वो काम नहीं करना है आपको। आप लगातार
प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें और अभी से प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस करना है। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप डेली प्रैक्टिस करते चलें और हम समझते हैं कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।